नमस्कार दोस्तों, बीआरओ द्वारा आपके लिए वेरियस पोस्ट लाई गई हैं, ठीक है। और इसमें आपके टोटल 466 वैकेंसीज हैं, अलग अलग आपकी इसमें पोस्ट है। तो पहले हम वैकेंसीज की थोड़ी डिटेल ले लेते हैं, फिर जानेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी इसमें आपका होगा तो वो भी हम देखेंगे। और सिलेक्शन प्रोसीजर, एप्लीकेशन किस मोड से जानी है आपकी, कैसे आपको अप्लाई करना है, सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली पोस्ट जो आपकी है वो है ड्राफ्ट्समैन की। इसमें जो टोटल वैकेंसी है आपकी वो है 16, ठीक है। और 16 में से 15 जो आपकी करंट यानी फ्रेश है वैकेंसीज, और इस 15 में से 9 अनरिजर्व के लिए है, 2 एससी के लिए है, 1 एसटी के लिए है, 2 ओबीसी के लिए है और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है। और बैकलॉग में आपकी एक ही वैकेंसी है और वो भी आपको आपकी अनरिजर्व के लिए है, ठीक है। तो नेक्स्ट पोस्ट हम देखें तो वो है सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन की। टोटल इसमें आपकी जो पोजीशन है वो है 2 और दोनों ही आपकी अनरिजर्व के लिए है। नेक्स्ट है टर्नर की पोस्ट, और इसमें जो आपकी टोटल पोस्ट है वो है 10 में से 5 आपकी अनरिजर्व के लिए है, 1 एससी के लिए है और 3 ओबीसी के लिए है, 1 आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है। नेक्स्ट है मशीनिस्ट की पोस्ट, 1 वैकेंसी है वो अनरिजर्व के लिए है। फिर ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की पोस्ट है। टोटल इसमें 417 पोस्ट है, सॉरी वैकेंसीज है, और उसमें से 208 आपकी अनरिजर्व के लिए है, 61 एससी के लिए, 36 एसटी के लिए, 61 ओबीसी के लिए और 51 आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है। फिर नेक्स्ट है ड्राइवर रोड रोलर यानी ओजी। इसमें आपके लिए करंट में तो कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन बैकलॉग में 2 वैकेंसी है और 2 में से आपकी एक जो है एसटी को दी गई है और एक ओबीसी को दी गई है। नेक्स्ट है ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग मशीनरी ओजी में ही, और इसमें जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो 18 है, ठीक है। 18 में से 9 आपकी करंट यानी फ्रेश वैकेंसीज हैं और उसमें भी 3 वैकेंसी एससी के लिए है, 1 एसटी के लिए है, 5 आपकी ओबीसी के लिए है और 9 ही आपकी बैकलॉग में है और 9 की 9 आपकी ओबीसी के लिए है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, नेक्स्ट चले तो इसकी हम लास्ट डेट देखें फॉर्म भरने की, तो वो है 30 दिसंबर 2024। और ये जो लास्ट डेट है सभी स्टेट के लिए, लेकिन कुछ रीजन को एक्सेप्शनली और एक्सटेंडेड डेट दी गई है, तो वो हम स्टेट देख लेते हैं कौन से हैं जिनको जो है 14 जनवरी तक भरना है, ठीक है। तो जो भी असम है, असम से बिलोंग करते हैं, मेघालय से, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख डिवीजन ऑफ द स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ एंड पांगी सब डिवीजन ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, हिमाचल प्रदेश, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। तो जो भी इन स्टेट से बिलोंग करते हैं उनकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 14 जनवरी 2025 है। और इनके अलावा जो अदर स्टेट है उनको जो फॉर्म भरना है वो 30 दिसंबर तक भरना है। अभी आपकी एज लिमिट दी गई है, तो सीरियल नंबर 1, 2 एंड 4 to 7, ठीक है। ये आपकी पोस्ट के हिसाब से है कि सीरियल नंबर इसमें दिया गया है आपको, ये 1, 2, 4 एंड 7, 4 to 7 सॉरी, ठीक है, 4, 5, 6, 7। इसमें जो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 to 27। और जो सीरियल नंबर 3 है उसमें आपकी एज लिमिट, ये 3 आपकी टर्नर की पोस्ट है, तो टर्नर की जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। एक ही पोस्ट के लिए अलग है इसमें एज लिमिट, तो ये दोबारा से रिपीट करा गया है इसमें। तो आगे चलते हैं हम सीधा अपनी जो है, ये हिंदी में दिया गया है तो काफ़ी चीज़ें दी गई हैं इसमें। तो ये आपका जो फॉर्म जाएगा वो ऑफलाइन जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये आपका इसमें फॉर्मेट है एप्लीकेशन फॉर्म का, है ना। और आगे चलते हैं, इसमें हम बता देंगे एड्रेस आपको कि कहाँ पर भेजना है। और इसमें एक चीज़ और आपको बतानी है इंपॉर्टेंट कि इसमें ये एडमिट कार्ड वाला सेक्शन भी है, इसमें भी आपको अपनी फोटोग्राफ वगैरह चिपका के भेजनी है। बाकी जो आपका फॉर्म सेट लिस्ट होगा तो ये आपको बाय पोस्ट मिलेगा एडमिट कार्ड वापस, ठीक है। ये आपको प्रिंट निकाल के एनवलप में जरूर डालना है। ये मत सोचना कि उनके लिए आपके लिए है ही है, ये आपका फॉर्म जब शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा तो आपको ये वापस भेजा जाएगा, राइट। चलते हैं अब आगे, इसके हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं। ये नोटिफिकेशन थोड़ा अजीब सा दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा आगे पीछे कर दिया गया है और चीज़ों को रिपीट भी बहुत किया गया है। इसमें एक हिंदी में दिया गया है, इंग्लिश में, इंग्लिश को दोबारा से रिपीट कर दिया गया है, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन भी इसमें आपको मिलेगी। वैसे तो आपको पता ही अनरिजर्व के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है। एससी एसटी के लिए 5 साल का है, अदर बैकवर्ड के लिए 3 साल का है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो कि सिविलियन एम्प्लॉय है उनके लिए जो 45 साल तक ये फॉर्म भर सकते हैं ये अगर एससी एसटी है, और 43 साल तक फॉर्म भर सकते हैं अगर वो ओबीसी है, और 40 साल तक अगर वो अनरिजर्व है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी इसमें एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन हु हैज पुट इन नॉट लेस देन 6 months कंटिन्यूअस सर्विस इन द आर्म्ड फोर्सेस शैल बी अलाउड टू डिडक्ट द पीरियड ऑफ सच सर्विस फ्रॉम हिज एक्चुअल एज प्लस 3 years इन द एडिशन टू द एज रिलैक्सेशन एडमिसिबल टू ओबीसी एससी एंड एसटी। फिर है पर्सन विद बेंच और डिसेबिलिटी, उनको 10 साल का है। जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट के लिए भी 5 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है। बिना वक्त गवाए हम जल्दी से इसकी जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। हमें मिल नहीं रही है, कहाँ चली गई, ओके। तो फॉर्म तो इसमें आपके लिए अच्छी खासी वैकेंसीज है, फॉर्म को भरिए अगर आप एलिजिबल हैं। अब एलिजिबल कैसे हैं वो हम अभी देख ही रहे हैं। ये है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। ड्राफ्ट्समैन के लिए आपको क्या चाहिए, आपके पास 10 + 2 होनी चाहिए, 12th की हो आपने साइंस सब्जेक्ट के साथ, साथ में आपने 2 साल का सर्टिफिकेट लिया हो इन आर्किटेक्चर या फिर ड्राफ्ट्समैनशिप में, या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो आप 2 साल का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट फॉर ड्राफ्ट्समैन सिविल में रखते हो, ठीक है। इन दोनों में से एक आपके पास होना चाहिए। और 10 + 2 तो आपको चाहिए साइंस में, लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है आर्किटेक्चर का तो आपके पास 2 साल का ट्रेड सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए सिविल में ड्राफ्ट्समैन के लिए। फिर सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो आपके पास डिग्री हो किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी आपकी स्पेशलाइजेशन से, ठीक है। और आप जो है
एनसीसी का सर्टिफिकेट रखते हो वो भी 20 सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एक्स नाइब सूबेदार होने चाहिए जनरल ड्यूटी में फ्रॉम द आर्मी और इक्विवेलेंट फ्रॉम नेवी और एयरफोर्स, ठीक है। फिर टर्नर की क्वालिफिकेशन देखें तो आपके पास होना चाहिए टर्नर का सर्टिफिकेट फ्रॉम आईटीसी, आईटीआई, एनसीबीटी या डिफेंस स्टेट सर्टिफिकेट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस में आपको चाहिए। अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपने पास की हो क्लास 2 कोर्स फॉर टर्नर एज लेड डाउन इन डिफेंस सर्विस रेगुलेशन, ठीक है। तो आपने क्लास 2 कोर्स टर्नर अपना किया हुआ हो पास, और जो कि डिफेंस सर्विस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो। क्वालिफिकेशन रेगुलेशन फॉर सोल्जर फ्रॉम ऑफिसर ऑफ रिकॉर्ड और सेंटर और सिमिलर एस्टेब्लिश, तो इनमें से किसी एक के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी जो है इसमें क्लास 2 कोर्स आपके पास होना चाहिए टर्नर के लिए। फिर मशीनिस्ट की देखें तो आपके पास मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, यानी 10th आपके पास हो, और साथ में आपके पास मशीनिस्ट का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, या फिर आपके पास हैविंग डिफेंस स्टेट सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी आर्मी इंस्टीट्यूट और सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफेंस विद 1 ईयर एक्सपीरियंस एज मशीनिस्ट, या फिर हैविंग पास क्लास 2 कोर्स फॉर टर्नर या मशीनिस्ट एज लेड डाउन बाय डिफेंस सर्विस रेगुलेशन, क्वालिफिकेशन रेगुलेशन फॉर सोल्जर्स फ्रॉम ऑफिस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ सेंटर और सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो अगर आपके पास मशीनिस्ट सर्टिफिकेट नहीं है मशीनिस्ट का, तो आपके पास जो है डिफेंस स्टेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आर्मी इंस्टीट्यूट से हो या सेम किसी सिमिलर किसी एस्टेब्लिशमेंट से हो डिफेंस ही। और अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपने जो है क्लास 2 कोर्स किया हो टर्नर मशीनिस्ट का एज लेड डाउन बाय डिफेंस सर्विस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम चले ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए है, और इसमें आपके पास 10th मांगी है आपसे, ठीक है। और आपके पास होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने क्लास 3 कोर्स किया हो फॉर ड्राइवर प्लांट मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट एज लेड डाउन इन डिफेंस सर्विस रेगुलेशन, तो सभी में यही है क्लास 3 कोर्स आपने किया हो ड्राइवर प्लांट डिफेंस सर्विस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। फिर है ड्राइवर रोड, इसमें आपके पास 10th होनी चाहिए, और साथ में आपके पास जो है हैवी मोटर व्हीकल का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या फिर रोड रोलर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो भी एक्सपीरियंस के साथ, जो कि 6 मंथ का आपके पास एक्सपीरियंस हो इन रोड रोलर ड्राइविंग में। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास क्लास 3 कोर्स फॉर ड्राइवर प्लांट एंड मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, जो कि लेट डाउन किया गया हो डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, या किसी सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट डिफेंस के अकॉर्डिंग। फिर लास्ट आपकी पोस्ट है ऑपरेटर एक्सकवेटिंग मशीनरी की, इसमें आपसे 10th ही मांगी है, और हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस फॉर डोजर एक्सकवेटर एंड 6 मंथ का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इन ड्राइविंग डोजर एक्सकवेटर का, ठीक है। या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास क्लास 2 कोर्स ऑफ ऑपरेटर एक्सकवेटिंग मशीनरी होना चाहिए, जो कि डिफेंस सर्विस रेगुलेशन के द्वारा लेट डाउन किया गया है उसके अकॉर्डिंग, और सिमिलर जो एस्टेब्लिशमेंट है डिफेंस की उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। ये आपका सिलेबस दिया गया है, सिलेबस आप चाहे तो देख सकते हैं। इसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, तो सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं, उसमें थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ भेजना है, और बाकी चीज़ें है ना, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलते हैं, ये आपका देखो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वगैरह सब बताइए, सब हम डिस्कस करेंगे, टेंशन फ्री रहिएगा आप, कुछ भी आपका इसमें इंपॉर्टेंट नहीं छूटेगा। और डॉक्यूमेंट इसमें आपसे लिए जाएंगे उसकी लिस्ट दी गई है, ठीक है। और अब हम आ गए इसके जनरल इंस्ट्रक्शन पर, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि सिर्फ इसमें मेल कैंडिडेट ही भर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट अलाउड नहीं है इसमें भरने के लिए, और सिटीजन ऑफ इंडिया आपका होना ज़रूरी है, ठीक है। और इन ए पर्सन इन हुज फेवर सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी हैव बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये तो आपकी हो गई एलिजिबिलिटी, ठीक है। बात करें इसमें सेंटर फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की एंड प्रैक्टिकल टेस्ट की, तो ये आपका होगा GREF सेंटर डीगी कैंप आलमदी रोड पुणे, यानी महाराष्ट्र में आपका ये टेस्ट होना है, ठीक है। नेक्स्ट चले बात करें कि आपको जो है फॉर्म भरकर भेजना कहाँ है, तो आप कमांडेंट GREF सेंटर डीगी कैंप पुणे महाराष्ट्र में, जिसका पिन कोड 411-015 है, वहाँ पर आपको ये भेजना है, और रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है अलॉन्ग विद एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट के साथ। और जो एनवेलप आप रखेंगे जिसके अंदर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट भरेंगे, ठीक है, उसके जो एनवेलप के ऊपर है ना, उसमें आप लिखेंगे एडवर्टीजमेंट नंबर और डेट एंड पोस्ट अप्लाइड फॉर, ठीक है, ये आपको लिखना जरूरी है। अब आपको जो है अपना डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी भेजना है, जो कि 10th ही इसमें वैलिड है, उसकी आपको सर्टिफिकेट देना है, ऑनली मार्कशीट आपकी नहीं चलेगी, ध्यान रखिएगा। सनद कहते हैं जिसे सर्टिफिकेट कहते हैं, वो आप इसमें अटैच जरूर करेंगे। अगर आपने अटैच नहीं किया और सिर्फ मार्कशीट करी तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट चले हम आगे, तो आपका जो सिलेक्शन होगा इनिशियली वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पर होगा और रिटर्न टेस्ट के बेस पर होगा, बशर्ते आप अपना PET और प्रैक्टिकल टेस्ट पास कर लें उसके बाद, ठीक है। और नेक्स्ट चले हम आगे, तो सब्सिक्वेंट चेंज इन द टर्म एंड कंडीशन ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन एज पर एक्सटेंट रूल, ठीक है। तो वैकेंसीज आर लायबल टू इंक्रीज और डिक्रीज और कैंसल, तो ये तो होता ही है, ये इनके हाथ में होता है। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, रिटर्न टेस्ट, अब रिटर्न टेस्ट की हम बात कर लेते हैं इसमें कि रिटर्न टेस्ट जो है आपका ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव इन नेचर हो सकता है, बायलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश। ऑब्जेक्टिव पार्ट विल बी OMR बेस्ड, तो OMR पर आपका इसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। वेरी सब्जेक्टिव टेस्ट जो होगा वो आपका आंसर शीट पर होगा, मतलब जो आपको पता ही है कि
पूरा जो फॉर्मेट होता है उसका आंसर शीट का, वो आपको उसमें आंसर करने के लिए दी जाएगी। और मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन टेस्ट विल ओनली बी कंसीडर फॉर सिलेक्शन फॉर कैंडिडेट फॉर फर्दर रिक्रूटमेंट। तो रिटन टेस्ट में आपका पास होना जरूरी है। नेक्स्ट हम चलें तो एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दिया है कि आपको मिलेगा SC/ST के हिसाब से, और अनरिजर्व केस में मिलता नहीं है, हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें हम एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फीस इसमें देनी है जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, और ये URL लिंक दिया गया है आपकी पेमेंट के लिए, ठीक है। इस लिंक पर क्लिक कर आपको अपना जो है फीस दे देनी है, और ये PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप फॉर्म भी डाउनलोड कर लेना और अपना एप्लीकेशन फीस भी दे देना। अब कितनी फीस है? जनरल कैंडिडेट और EWS कैंडिडेट इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन उनको 50 रुपये देनी है, अदर बैकवर्ड क्लास को जो है 50 रुपये देनी है, SC/ST को कोई फीस नहीं देनी, और PWD को भी कोई फीस नहीं देनी है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट हाउ टू अप्लाई की बात करें। तो जो है एप्लीकेशन विल बी फिल्ड अप इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। या तो आप इंग्लिश में ही भरेंगे या हिंदी में ही भरेंगे, मिक्स मत करना कि हिंदी कर दी इंग्लिश कर दी, नहीं, सिंगल लैंग्वेज में, एक ही लैंग्वेज में आपको भरनी है, ठीक है। और सेम पोस्ट के लिए एक से ज़्यादा बार अप्लाई मत करना। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग फॉर्म भरिएगा। और कैंडिडेट शुड अफिक्स लेटेस्ट फोटोग्राफ, आपको अपनी लेटेस्ट फोटोग्राफ भेजनी है, ठीक है। टेकन नॉट मोर देन 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो 1 मंथ से ज़्यादा ओल्डर नहीं होनी चाहिए, ये होता है, ठीक है। 1 मंथ के अंदर आपकी कोई शक्ल नहीं बदल जाएगी तो 1 साल में भी आपकी शक्ल नहीं बदलेगी। तो अगर 1 साल के उसमें भी है तब भी आप अपनी उसमें डेट अगर इसमें डालनी है तो मेंशन करके आराम से फॉर्म जो है भर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 1 मंथ की हो, 2 मंथ, 4 मंथ की भी चल जाएगी, 6 मंथ की भी चल जाएगी। फिर इन एप्लीकेशन फॉर्म एंड आधार कार्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करें, द कैंडिडेट शुड बी इन पोजीशन ऑफ एडवोकेट नंबर मिनिमम 8 ऑफ सेम फोटोग्राफ विद हिम। तो आपको जो है अपनी सेम फोटोग्राफ रखनी है, मिनिमम 8 तो रखनी ही रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। और फोटोग्राफ में कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आप अलग अलग अपनी फोटो मत चिपकाइएगा कि कहीं कोई दूसरी भेज दी, कहीं दूसरी, तो ऐसा मत करिएगा। इसमें जो एडमिट कार्ड है और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें तो सेम लगेगी, बाकी 8 जो इसमें मांगी है वो भी सेम आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। बाकी अपना सभी ध्यान रखिएगा कि सारी सेम चीज़ें आप भरें, कुछ अलग ना भरें। जो आपका 10th 12th की मार्कशीट में आपकी जो भी डिटेल है वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिपेंसी होने पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। एंड में अक्सर ये होता है कि लोगों को रिजेक्शन का सामना करना पड़ जाता है अपने मिसमैच की वजह से। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो प्रूफ ऑफ रेजिडेंट आपके पास होना चाहिए। गोरखास ऑफ इंडियन डोमिसाइल विल प्रोड्यूस परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट। जो गोरखास हैं उनको, इंडियन डोमिसाइल के जो गोरखास हैं उनको परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है, ठीक है। और ओके, एक्स सर्विसमैन के बारे में, कैजुअल पेड लेबरर्स की इसमें बात कही गई है कि उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपना अटैच करना है, इंडिकेटिंग CPL कोड नंबर साइंड बाय OC यूनिट। तो जो भी ये कैजुअल पेड लेबरर्स हैं उनके लिए है, ठीक है। अब आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भरेंगे उसका जो एनवेलप है उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ये सब लिखना है, अपनी कैटेगरी मेंशन करनी है, वेटेज परसेंटेज इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन लिखनी है ऑन द टॉप ऑफ एनवेलप व्हाइल सेंडिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की बात। डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ओरिजिनल आपको पेश करने होंगे, रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा तो आपको ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट भी लेके जाने हैं। तो ये आप जब आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको ये डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं। आप ये लिस्ट अपनी बना लीजिएगा जब भी आप अपना जाएंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अब ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है और गाइडलाइन दैट विल बी अडॉप्टेड फॉर द नंबर ऑफ कॉल लेटर टू बी इशूड अगेन नंबर ऑफ वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट एज अंडर। तो मिनिमम 10 गुना आपकी वैकेंसीज के इसमें कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, ठीक है। रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद जो आता है उसमें 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। और द सिलेक्शन इज मेड स्ट्रिक्टली एज पर मेरिट एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज। तो मेरिट के बेस पर आपका इसमें सिलेक्शन होगा, और ऑन द बेस ऑफ मार्क्स इन रिटर्न एग्जाम एंड क्वालिफाइंग इन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट एज एप्लीकेबल टू पर्टिकुलर ट्रेड। तो इन सब के बेस पर आपका जो है सिलेक्शन होना है, ठीक है। द डेट फॉर रिटर्न टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट जो कि ट्रेड टेस्ट विल बी डिसाइडेड बाय कमांडेंट GRAF सेंटर पुणे। नेक्स्ट हम चले, ऑन द डे ऑफ रिपोर्टिंग फॉर द ट्रेड टेस्ट चेकिंग द एसेंशियल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ द कैंडिडेट विल बी कैरिड आउट बाय गजेटेड ऑफिसर ऑफ रिक्रूटमेंट सेंटर। तो जब आप अपना जो है टेस्ट देने जाएंगे ट्रेड टेस्ट, तो एसेंशियल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी अपने साथ लेके जाना, चेक करके। कैंडिडेट हु आर इन पोजीशन ऑफ डॉक्यूमेंट एज पर एडवर्टाइजमेंट, ये पैरा नंबर 7 अबव विल ओनली बी अलाउड टू गो थ्रू फॉर द टेस्ट। तो आपको एसेंशियल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, लिस्ट आपने देखी ली होगी, फाइनल सिलेक्शन में भी लेके जानी पड़ेगी आपको, और अभी इसमें बोला गया है कि लेके जाना है। अब इफ द कैंडिडेट absent himself in any test he will not be allowed to undergo the further recruitment, ऑब्वियसली बात है। रिटन टेस्ट की बात करें तो ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से होगा सिर्फ, ठीक है। 2 ही पेन लेके जाने हैं, कोई हरा लाल गुलाबी कुछ नहीं लेके जाना है, ब्लैक और ब्लू ही इसमें चलेगा, और कोई पेंसिल वर्क नहीं उसमें चलेगा। ये चीज़ें इसमें दी गई हैं, ठीक है। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब आप टेस्ट देने के लिए जाते हैं। और बात करें हम आगे तो द क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप, मैंने पहले ही इसमें आपको बता दिया है। सिलेबस इसमें आपको मेंशन किया गया है पैरा 24 में, तो आप इस PDF के थ्रू देख लेना, अपना सिलेबस चेक कर लेना, उस हिसाब से अपनी तैयारी करना, ठीक है। और सब्जेक्ट कवर्ड एज पर मिनिमम एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन, तो मिनिमम जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके लेवल का ही आपको पेपर इसमें आता है। और बाइलिंगुअल इसमें पेपर होगा आपका हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। दोनों में से एक लैंग्वेज में आपको पेपर देना है अपना। और जो आपका
जो ड्यूरेशन है एग्जामिनेशन की वो 1 घंटे से 3 घंटे की होगी। ये डिपेंड करेगा ट्रेड पर, ठीक। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विल बी OMR बेस्ड एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड इन आंसर शीट। तो ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है अनरिजर्व EWS OBC कैटेगरी के लिए 50% है और जो SC ST कैटेगरी है उनके लिए 40% है। ये इसमें बताया गया है PET के बारे में। कैंडिडेट विल अंडरगो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट based on call letter issued and candidate those who qualify in the physical test will only be allowed to attend further practical। तो पता ही है जब आपके पहला टेस्ट होगा तो दूसरे में आप जाते हैं और फर्दर आप अपना सिलेक्शन लेते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे और बात करेंगे इसकी थोड़ी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है जानना कि कितना इसमें आपको चाहिए अपना स्टैंडर्ड फिजिक्स का, ठीक है। तो ओके, मिसलीनियस इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है, वार्निंग है। चलते हैं सीधा आपका फिजिकल टेस्ट के बारे में जानते हैं। ये आपका पूरा सिलेबस वगैरह दिया गया है, देख लेना आप। आपका ये प्रैक्टिकल टेस्ट और स्किल टेस्ट के बारे में बताया गया है। ट्रेड टेस्ट इज कंडक्टेड एट GREF सेंटर और एनी अदर सेंटर। मिनिमम 40% मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई एंड इज एप्लीकेबल फॉर फॉलोइंग पोस्ट ओनली। तो टर्नर के लिए है ये प्रैक्टिस स्किल टेस्ट, है ना। और टर्नर और इसके लिए है अपना मशीनिस्ट के लिए, ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट जो इसमें आपका टेस्ट होगा इसके लिए उसका ट्रेड का, ठीक। ड्राइवर का है, ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग का है। इसके लिए आपको बताया गया, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले हम सबसे इसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में थोड़ा जानेंगे। यह है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो जो आपका PET है उसमें सिर्फ आपका 1 माइल की रन होगी। 1 माइल यानी 1.6 किलोमीटर की इसमें रनिंग है और ये सिर्फ आपको पास करना है, ठीक है। ओनली पासिंग द टेस्ट इज मैंडेटरी और 10 मिनट का इसमें आपको टाइम दिया जाएगा 1.6 किलोमीटर भागने के लिए। 1 माइल रन टू बी कंप्लीटेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। तो ध्यान रखिएगा स्पेसिफाइड टाइम में आपको ये कंप्लीट करना है। अभी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये तो था आपका PET का और ये है PSC का, है ना। और जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन में रहते हैं, है ना, रीजन इसमें दिए गए हैं। रीजन वाइज आपके स्टैंडर्ड अलग होते हैं, आपको पता ही है। तो वेस्टर्न हिमालय में कौन कौन से आते हैं, ये क्या आता है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हिल्स एरिया, है ना। और एरिया साउथ एंड वेस्ट ऑफ इंटर स्टेट बॉर्डर बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब एंड नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ रोड ऑफ केरियन, होशियारपुर, गढ़ शंकर, रोपड़ एंड चंडीगढ़ और उत्तराखंड। ये जो रीजन है उसमें आपको जो मिनिमम हाइट है वो 158 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट आपकी इसमें 75 होनी चाहिए, 75 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड है ये। और जो एक्सपेंशन करके होगी वो 5 सेंटीमीटर बढ़ के होगी, यानी 80 सेंटीमीटर आपकी इसमें एक्सपेंडेड होनी चाहिए और अनएक्सपेंडेड आपकी 75 सेंटीमीटर। वेट इसमें आपका 47.5 किलोग्राम होना चाहिए। फिर ईस्टर्न हिमालय रीजन की बात करें तो इसमें सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम एंड हिल रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग एंड कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट एंड अंडमान निकोबार के रीजन है। इसमें 152 आपकी हाइट है सेंटीमीटर में और 75 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट है अनएक्सपेंडेड और 80 सेंटीमीटर आपकी एक्सपेंडेड चेस्ट है। और जो वेट है आपका वो 47.5 किलोग्राम होना चाहिए। वेस्ट प्लेन रीजन में आपके पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी आता है। उसमें आपकी जो हाइट है 162.5 मीटर होनी चाहिए और जो आपकी मिनिमम चेस्ट है वो अनएक्सपेंडेड 76 सेंटीमीटर है और जो एक्सपेंडेड है वो 5 बढ़कर होगी, यानी 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट आपका इसमें 50 किलोग्राम होना चाहिए। ईस्टर्न प्लेन रीजन की बात करें जिसमें ईस्टर्न यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और झारखंड आता है। इसमें 157 आपसे हाइट मांगी है और चेस्ट आपकी 75 होनी चाहिए अनएक्सपेंडेड और 80 आपकी एक्सपेंडेड चेस्ट होनी चाहिए। 50 किलोग्राम इसमें आपका वेट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो रीजन है आपका सेंट्रल रीजन, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़, ठीक है, सॉरी छत्तीसगढ़। इसमें जो आपकी हाइट है वो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 75 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होगी अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंड करके आपकी 80 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। 50 किलोग्राम आपका वेट होना चाहिए। सदर्न रीजन में आपकी जो है आंध्र प्रदेश आता है, कर्नाटक और तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, गोवा एंड पौंडीचेरी। 157 इसमें आपकी सेंटीमीटर में हाइट होनी चाहिए। 75 सेंटीमीटर में आपकी चेस्ट होनी चाहिए और अनएक्सपेंडेड होनी चाहिए। 80 सेंटीमीटर आपकी एक्सपेंडेड चेस्ट होनी चाहिए। 50 किलोग्राम आपका वेट होना चाहिए। गोरखास इंडियन डोमिसाइल उनके जिनके पास है उनके लिए जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर है और मिनिमम चेस्ट सब में सेम ही है, 75 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड और 80 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड। किलोग्राम में जो वेट है आपका वो 47.5 होना चाहिए। फिर रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है, सन ऑफ सर्विंग एक्स GREF पर्सन को 2 सेंटीमीटर का हाइट में, 1 सेंटीमीटर के चेस्ट में और 2 किलोग्राम का वेट में, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए फिजिकल स्टैंडर्ड और ये आपका हो गया मेडिकल स्टैंडर्ड, जो कि आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट अभी इतना है नहीं। तो अब हम इसके पे स्केल की बात कर लेते हैं। तो ड्रॉसमैन में आपका जो पे लेवल है वो है 5 और 29,200 से 92,300 के बीच में सैलरी इसमें आपकी रहेगी। सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन में लेवल 4 है जिसमें आपकी 25,500 से 81,100 के बीच में सैलरी है। टर्नर का लेवल 2 है, 19,900 से 63,200 के बीच में सैलरी है। मशीनिस्ट का भी लेवल 2 है, सेम सैलरी है। ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट का लेवल भी 2 है, सेम सैलरी है। ड्राइवर रोलर का जो लेवल है वो भी 2 है, सेम सैलरी है। और आपका ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग मशीनरी में भी सेम लेवल है और सेम सैलरी है। तो ये तो हो गई आपकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों का डिस्कशन। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और फ्यूचर में रेगुलर जॉब्स के अपडेट्स के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।